प्रेजेंटेशन के थ्रू बता सकूं कि सेल क्या होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर 5 है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। ठीक है, तो इट मीन्स द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज व्हाट इज सेल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछते कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल, तो आप कहेंगे क्या कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हर एक एग्जामिनेशन में एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सेल कहाँ से डिराइव होता है। सेल डिराइव होता है एक लैटिन वर्ड से, जो क्या है, सेलुली। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, और जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल और लिटिल रूम। ये भी एनसीईआरटी में मेंशन किया है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता है कि सेलुली का मतलब क्या होता है, लिटिल और स्मॉल रूम। ठीक है, मैं आप लोगों को ज़्यादा मतलब कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहती कि आगे लेक्चर में मैं दिखाऊं कि सेल कैसा दिखता है, इसलिए मैंने सेल का फिगर यहीं पे पहले से ही डाल के रखा है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का सेल है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी बता देती हूँ कि एक तरह का प्लांट सेल है। देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जिसका शेप्स क्या होता है, साइज क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह का होता है। ठीक है, तो ये जो सेल है वो क्या है, एक तरह का प्लांट सेल है। कैसे प्लांट सेल है भाई, तो ये हमें यहाँ पे बताएंगे कैसे, क्योंकि ये प्लांट सेल जो होते हैं मैक्सिमम क्या होते हैं, हेक्सागोनल इन शेप होते हैं। तो ये आप लोग को दिख रहा होगा कि ये क्या है, हेक्सागोनल इन शेप है। और प्लांट सेल की खासियत क्या है कि उसका जो फर्स्ट मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, सेल वॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है, प्लांट सेल जो है वो किससे सराउंडेड है, सेल वॉल से। और वही जो हमारा एनिमल सेल्स होता है वो किससे सराउंडेड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। यहाँ पे क्या है, जो सेकेंड मेम्ब्रेन क्या है, यहाँ हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सो बहुत सारे डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच में, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स के बीच में, तो जिसके बारे में मैं आपको क्या बताऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या डाला है, डिस्कवरी ऑफ सेल्स। ठीक है, इसका मेन टॉपिक क्या है हमारा, डिस्कवरी ऑफ सेल्स। ठीक है, तो हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड द डेड सेल, सबसे पहले किसने सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक नाम के एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, जो कि 1665 में माइक्रोस्कोप के अंदर डेड सेल्स को देखे थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और पाया कि वो क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि कॉर्क क्या होता है, कॉर्क क्या है, तो कॉर्क हमारा डेड सेल्स होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक सबसे पहली बार एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने किसको देखा, डेड सेल्स को देखा। कब देखा, तो 1665 में देखा। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया जो हमारा जो स्ट्रक्चर था ना, जो माइक्रोस्कोप के अंदर दिख रहा था, वो बिल्कुल हनीकम की तरह दिखता था। और हनीकम जो होता है वो कैसा होता है, हेक्सागोनल इन शेप होता है। ठीक है, और वही जो हेक्सागोनल इन शेप जो स्ट्रक्चर उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, वो क्या था, बहुत सारे लिटिल कंपार्टमेंट्स को कंसिस्ट करता था। और उन्होंने आफ्टरवर्ड उसको क्या नेम दे दिया, सेलुली नेम दे दिया, जिसको हम लोग आज के नाम से जानते हैं, सेल के नाम से जानते हैं। तो उनकी डिस्कवरी ने शो किया सबसे पहली बार कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि डिस्कवरी ऑफ सेल्स सबसे पहली बार किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, तो 1665 में की थी, और डेड सेल्स की थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पे मैंने डाला है हेडिंग में सेल्स ऑफ एन ओनियन पिल। ओके, तो ये एनसीईआरटी का मेन पॉइंट है कि सेल्स ऑफ एन ओनियन पिल की एक एक्टिविटी उसमें दी हुई है। ठीक है, पर मैं यहाँ पे आपको एक्टिविटी तो बताऊंगी, फर्दर बता दूंगी, पर यहाँ पे मुझे लगा कि वहाँ पे एक मेन पॉइंट दिया हुआ था कि सैफरनीन सॉल्यूशंस का यूज करते हैं। एग्जामिनेशन में हमेशा ये पूछा जाता है कि सैफरनीन सॉल्यूशंस का वहाँ पे यूज क्यों किया जाता है, इस एक्टिविटी में क्यों किया जाता है भैया, इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि सैफरनीन सॉल्यूशन के थ्रू हम लोग ओनियन पिल जो होता है उसको स्टीन कर देते हैं। ठीक है, तो ओनियन पिल तो वैसे ही ट्रांसपेरेंट होता है, अगर हम लोग उसको माइक्रोस्कोप के अंडर रखेंगे विदाउट स्टेनिंग, तो हम लोग क्या उसको देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो विद द हेल्प ऑफ द सैफरनीन सॉल्यूशन we can stain the onion pill and we can observe the structure of the cell under the microscope very easily. That's why we use the safranine solution there.
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जब जो सेल्स जो दिखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर ऑनियन पिल की, वो यहाँ पे लगा दिया है। देखिए आप लोगों को दिख रहा है कि ये क्या है। जब हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो सेल्स दिखते हैं ऑनियन पिल के ऐसे, ठीक है। भाई यहाँ पे दिया है सेल मेम्ब्रेन, भैया यहाँ पे सेल वॉल भी दिया हुआ है, ये न्यूक्लियस है, ये हमारा वॉक्यूल्स है, जिसके बारे में हम फर्दर आपको बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स में। नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन दूंगी। ये तो बेसिक्स चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है हिस्ट्री ऑफ सेल्स क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रॉबर्ट हुक भैया सबसे पहले डिस्कवर किए थे सेल को। कब किए थे? तो 1665 में किए थे, ठीक है। और पूछा जाता है कि फर्स्ट फ्री लिविंग सेल्स जो था ना, फ्री लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी? तो हम लोग बोलेंगे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, जो नाम के एक साइंटिस्ट थे, महारथी थे भाई, कि उन्होंने ही सबसे पहली बार फ्री लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी। तो कब की थी? तो 1674 में की थी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट फ्री लिविंग सेल्स, सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी? तो हम बोलेंगे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने की थी, ठीक है। कब की थी? तो 1674 में की थी, ठीक है। उन्होंने कहाँ इस चीज को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था? तो सबसे पहले उन्होंने पॉन्ड वाटर में इसको ऑब्जर्व किया था, फ्री लिविंग सेल्स को, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट कि एक न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। कब किया था? तो 1831 में किया था, ठीक है। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन अ सेल, ठीक है। यहाँ पे वो भी पूछा जाता है कि हु नेम्ड द न्यूक्लियस इन अ सेल। तो हम लोग दोनों का आंसर क्या देंगे? रॉबर्ट ब्राउन साहब का आंसर देंगे कि रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहली बार न्यूक्लियस की डिस्कवरी एंड नेमिंग की थी। कब की थी? तो 1831 में की थी। नाउ लेट्स मूव, ठीक है। तो सबसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए एग्जामिनेशन में कि हु फॉर्मुलेटेड द सेल थियरी, ठीक है, तो सेल थियरी को फॉर्मुलेशन किसने दिया था? तो एमजे स्केल्डन एंड स्क्वाम दोनों ने मिलके, इन दो महारथियों ने मिलके फॉर्मुलेट किया था किसको? सेल थियरी को। कब किया था? तो 1839 में किया था, ठीक है। तो अब सेल थियरी के बारे में आ ही गया है तो हम थोड़ा सेल थियरी के बारे में जान लेते हैं। देखते हैं आगे की स्लाइड में, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, अभी मैं आपको सेल थ्योरी के बारे में बताऊंगी। पहले मैंने क्या किया है, जितने भी मैंने साइंटिस्ट के बारे में लिखा है उनकी इमेजेस लगा दिया है। ये भैया जो है यहाँ पे ये कौन है? रॉबर्ट हुक साहब हैं, जिन्होंने सबसे पहली बार डेड सेल्स की डिस्कवरी की थी, ठीक है। और ये कौन है? तो ये हमारे रॉबर्ट ब्राउन साहब हैं, जिन्होंने सबसे पहली बार न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था और नेम किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमने किसको देखा? स्कोप की डिस्कवरी की थी 1674 में, जैसा कि मैंने, ये कौन है? हमारे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक साहब हैं, जिन्होंने सबसे पहली बार माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी 1674 में, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको डाल के दिखाया हुआ है। ये है हमारे स्क्वाम साहब, जिन्होंने सेल थियरी के बारे में बताया था। तो आप लोगों ने सारे साइंटिस्ट की फिगर्स देख लिए। अगर कहीं किसी एग्जामिनेशन में अगर इमेजेस भी दिए हुए होंगे तो आप लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कौन साइंटिस्ट कौन थे, ठीक है। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो किससे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल थियरी, ठीक है। तो सेल थियरी क्या होता है? जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो हमारे सेल से बने होते हैं। एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दिस इज सेल थियरी। स्केलेटन एंड स्क्वाम ने फॉर्मुलेट किया सेल थियरी को, ठीक है। तो सेल थियरी का मतलब क्या होता है? तो अगर आपसे कोई पूछते तो जितने भी प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से बने रहते हैं। और सेल क्या होता है? हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। एक तीसरा पॉइंट भी होता है कि सेल जो होता है हमारा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिराइव होता है। ये बात भी सेल थियरी के अंदर ही इंक्लूड होती है, जो कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन की हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि रोडोल्फ वॉर्क्यूजे थे, ठीक है, उन्होंने ओमनी सेलुलर ई सेलुलर वर्ड की डिस्कवरी की थी, स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। कब दिया था? तो 1855 में दिया था। और इसी स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि जितने भी सेल्स होते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, अराइज होते हैं? तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं, ठीक है।
तो यही जो तीनों स्टेटमेंट मैंने पीछे बताया कि सेल थियरी, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एज वेल एज जो हमारा जो सेल्स होता है वो कहाँ से अराइज होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, वो क्या है, सेल थियरी है। तो ये जो तीनों थे ना, इन्होंने बताया था कि सेल थियरी क्या होता है, ठीक है। तो 1839 में, लेट्स मूव फॉरवर्ड, कि 1839 में सर J.E. पुरकेंजी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉइन किया था टर्म प्रोटोप्लाज्मा को, ठीक है। क्या क्या था, अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जामिनेशन में कि हु कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्मा, तो आप लोग क्या कहेंगे, सर J.E. पुरकेंजी ने किया था। तो कब किया था, अगर व्हेन क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या डालेंगे, 1839 में किया था, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि प्रोटोप्लाज्मा भैया होता क्या है। तो प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है, एज एनसीईआरटी में मेंशन है कि प्रोटोप्लाज्मा क्या है, फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल होता है। एनसीईआरटी में ये लाइन मेंशन्ड है, पर मैं उसके अलावा भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ और थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहती हूँ कि प्रोटोप्लाज्मा क्या है। तो प्रोटोप्लाज्मा इज द कलरलेस मटेरियल comprising the living part of the cell including the cytoplasma, nucleus and other organelles. It means प्रोटोप्लाज्मा क्या है, कलरलेस मटेरियल होता है जो कि कंसिस्ट करता है किसको, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल्स, only the living part of the cells mentioned here कि only the living part of the cells को प्रोटोप्लाज्मा कंसिस्ट करता है, जो कि किसको किसको इंक्लूड करता है, यानी कि हमारा लिविंग पार्ट ऑफ द सेल क्या क्या है, तो साइटोप्लाज्मा है भैया, न्यूक्लियस है और अदर ऑर्गेनल्स हैं लाइक इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, इसी, ओके, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे आपको हम बताएंगे कि हिस्ट्री ऑफ सेल्स क्या होता है, ठीक है। तो इसी में मैं आगे बढ़ रही हूँ, ये भी कंटिन्यूड पोर्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ सेल्स ही है, लास्ट हम पहुंच चुके हैं इनकी तरफ। 1940 with the discovery of electron microscope it was possible to observe and understand the complex structure of the cells and its various organelles and inclusions, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ भाई कि 1940 में जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो क्या हुआ कि जो भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर था ना, हम लोग जो हमारा जो सेल्स है उसको हम लोग अच्छे से जान पाए कि जो हमारा जो सेल की डिस्कवरी हुई है उसको हम लोग उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से जान पाए कि उसमें किस तरह के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, इंक्लूजन्स पाए जा सकते हैं। तो उसको हम लोग अलग अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो आसानी से जान पाएंगे कि वो किस तरह से दिखते हैं, विस्तार से एकदम बड़े रूप में हम लोग उसको देख पाएंगे। अगर हम नेकेड आई से न्यूक्लियस को देखने की कोशिश करते तो नहीं देख पाते, अगर हम उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उसको अगर नेकेड आई से देखने की कोशिश करते तो नहीं देख पाते। विद द डिस्कवरी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी आर able to see the ultra structure of the organelles and inclusions and different structures of the cells को हम लोग देख पाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। सो देयर इज एंड ऑफ द लेक्चर, सो हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। ओके।